स्वागत है आपका हमारे चैनल एंगल ट्रायंगल क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के बहुपद चैप्टर के बारे में। क्लास 9th में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के शून्य क्या होता है, बहुपद का गुणनफल क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में बहुपद के आगे के पार्ट के बारे में। बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, बहुपद का विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है, बेसिक्स जान लेते हैं जो हमने 9th में पढ़ा था, थोड़ा रिवीजन हो जाए। ठीक है। आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम भी आ गया है 2023 का, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो बहुपद होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं शॉर्ट में। बहुपद होता क्या है, बहुपद को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है। बीजीय व्यंजक क्या होता है, एक चर और एक अचर का गुणनफल जो होता है वही बीजीय व्यंजक होता है। जैसे कि 4 गुणे x बराबर 4x। ठीक है। या कड़ी में 3 गुणे वाई स्क्वायर बराबर कड़ी में 3y स्क्वायर। तो इसमें कड़ी में 3 जो है वो अचर है और ये चर है, तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, 4 बीजीय व्यंजक होगा कि नहीं, इसमें तो केवल अचर है, ये भी बीजीय व्यंजक होगा। कैसे होगा, क्योंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी चर ले लीजिए अपनी मर्जी से, जैसे x की पावर 0, क्योंकि इसका मान 1 होता है, तो हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ना, और x की पावर 0, तो अचर भी है और चर भी है गुणनफल में, तो हम इसे बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब कड़ी में 3 भी बीजीय व्यंजक होगा। क्यों, क्योंकि कड़ी में 3 गुणे 1 हम इसको लिख सकते हैं, और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी चर ले लीजिए, x y z कोई भी, तो मान लेते हैं y ले लेते हैं, तो y की पावर 0 ले लेंगे। y पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 y स्क्वायर। तो अचर भी है चर भी है, दोनों का गुणनफल है, तो ये बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है। अब बीजीय व्यंजकों को मिला करके बहुपद बनता है। ठीक है। अब देखिए, ये भी क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा, ये भी क्या होगा, ये भी बीजीय व्यंजक होगा, क्योंकि इसमें 2 चर आ गए। ठीक है। चर होना चाहिए और अचर भी होना चाहिए, दोनों का गुणनफल क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए हम बीजीय व्यंजक जानेंगे। बीजीय व्यंजक क्या होता है, एक चर और एक अचर का गुणनफल होता है। अब इन बीजीय व्यंजकों को जब मिलाते हैं, जैसे ढेर सारे बीजीय व्यंजक ले लें, जैसे कि 4x स्क्वायर या 4y कड़ी में 3x। अब इनको योगफल या मतलब कि धन के रूप में या ऋण के रूप में लिख सकते हैं, तो ये पूरे के पूरे बीज गणितीय, मतलब कि ये पूरे इस जो ये सारे बीजीय व्यंजक आपस में मिल गए, ये सारे के सारे बीज गणितीय व्यंजक कहलाते हैं। बीज गणितीय व्यंजक। ठीक है। जो सिंगल होता है इसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, बीज गणितीय व्यंजक हो गया। अब बहुपद क्या होता है, बहुपद में एक निश्चित होता है कि जो चर का ना घात जो होगा वो 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे कि 1.1 नहीं हो सकता, या रूट में 2 नहीं हो सकता, ये सब नहीं होता। ठीक है। उसका जो घात होता है चर का, वो एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 0 से शुरू होती है, फ्रैक्शन में नहीं होता। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं 4x + 3x, ये बहुपद है कि नहीं है, ये बीज गणितीय व्यंजक तो है, ठीक है, लेकिन बहुपद है कि नहीं है। बहुपद होने के लिए ये जरूरी है, बहुपद होने के लिए जरूरी है कि जो चर का घात हो ना, जो चर का घात हो, इनमें से कोई होना चाहिए, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, और जितने चर आएंगे सभी के सभी घात, बस एक का देख लिया, ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसका घात 1 है तो हो गया, ऐसा नहीं। जितने चर होंगे सभी का घात देखना है। अगर सभी के घात 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, इनमें से कोई है तो हम कह देंगे वह बहुपद है, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा था 4x, अब x को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x की पावर -1,
अब ध्यान से देखिए, जो हमारा चर है वो हर में नहीं होना चाहिए। अगर हर में है तो पहले हम उसे अंश में लेकर जाएंगे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हर में था, तो हम यहाँ पर अंश में लेके गए। जब अंश में लेके गए तो उसके पावर कितना आ गया, -1, जो कि इसमें नहीं है। तो क्या ये बहुपद होगा, नहीं होगा। यहाँ पर तो पावर में 1 है, लेकिन यहाँ पर -1 है। ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, दशमलव में नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। तो चलिए बहुपद का परिभाषा क्या होता है वो देख लीजिए। बहुपद वह बीजी व्यंजक या बीज गणितीय व्यंजक है जिसमें चर के घात जो होते हैं ना वो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। हाँ देखिए, यहाँ पर पूर्ण संख्या है या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य तथा धनात्मक संख्या, ये तीनों की तीनों एक ही चीज होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है हम ये जान लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आपने पढ़ा ही होगा 9 में, वोल नंबर्स। वोल नंबर्स पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसमें कोई भी भिन्न नहीं आता, जैसे कि यहाँ पर 1/2, 3/4 ऐसे नहीं आएगा, एकदम पूर्ण होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक। अगर चर के जितने भी चर आएंगे सभी के सभी घात, अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक में से है तो हम कह देंगे कि वो बहुपद है, अन्यथा वो बहुपद नहीं है। वो बीजगणितीय व्यंजक तो होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। तो एक कथन यहाँ से बनता है कि सभी के सभी बहुपद बीजगणितीय व्यंजक तो होते हैं लेकिन सभी के सभी बीजगणितीय व्यंजक बहुपद हो, ये कथन सत्य नहीं है। ऐसा हो भी सकता है कि वो बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने बताया था। तो ये हमारा जो हो गया मेरा बहुपद वाला हो गया, ये हमारा ये बीजगणितीय व्यंजक वाला। ठीक है, तो सभी के सभी बहुपद बीजगणितीय व्यंजक में तो आ जाएंगे लेकिन सभी के सभी बीजगणितीय व्यंजक बहुपद में जाएंगे। बीजगणितीय व्यंजक का केवल छोटा सा हिस्सा क्या होता है, बहुपद होता है। एक विशेष हिस्सा क्या होता है, बहुपद होता है। जैसे कि एग्जांपल में प्लस, इसे जरा ध्यान से देखिए। इसमें चर क्या है, x है। कितनी बार आया है, 2 बार आया है। कहां पर, यहां पर और यहां पर। अब देखिए जो चर है उसके घात क्या क्या है। यहां पर चर का घात 2 है, यहां पर चर का घात कितना है, 1 है। हाँ, जब भी हम चर का घात देखेंगे, हमेशा जब भी चर का घात देखेंगे, हमेशा हर में देखेंगे, अरे सॉरी अंश में देखेंगे, हर में नहीं देखेंगे। ठीक है, जब भी चर का आप घात देखेंगे वो हमेशा अंश में देखेंगे। अगर वो हर में है तो पहले हम उसको अंश में लेकर जाएंगे फिर देखेंगे। तो यहाँ सभी के सभी अंश में ही है। ठीक है, यहाँ पर जो x है उसका घात 2 है और यहाँ पर जो x है उसका घात कितना, 1 है। तो 2 और 1 क्या पूर्ण संख्या के अंदर आते हैं, तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसे देखिए, ये एक बीजगणितीय व्यंजक तो है, ठीक है, लेकिन बहुपद है कि नहीं हम ये चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर चर कितने आए हैं, यहाँ पर 2 प्रकार के चर आए हैं, एक x आया है और दूसरा y आया है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं जितने भी चर हैं इसमें सारे के सारे घात जो हैं वो पूर्ण संख्याएं है कि नहीं है। पहले हम ये देखते हैं। यहाँ पर जो चर है उसका घात कितना, 1 है। ठीक है, वो पूर्ण संख्या है। 1 क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पर
ये हर में है, यहाँ पर हर में तो इसका घात 1 है, लेकिन हर में नहीं देखेंगे, पहले इसको अंश में लेकर जाएंगे। जब हम इसको अंश में लेकर जाएंगे तो ये वाला जो टर्म है हम इसको क्या लिख देंगे, 4y के पावर -1। तो यहाँ y के पावर -1 हो गया। तो -1 क्या पूरे संख्या में आता है? नहीं आता है, तो ये हमारा बहुपद नहीं हो। अगर हमें कोई एक भी संख्या ऐसा, कोई भी एक चर का घात ऐसा मिल गया जो पूरे संख्या नहीं है, तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि वो बहुपद है ही नहीं। तो इसलिए अब देख रहे हैं इसमें क्या है कि अगर कहीं पर भी आपको अगर चर हर में दिख जाएगा, हर में दिख गया, तो हम कह देंगे कि वो बहुपद नहीं, क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उसके पावर में माइनस आ जाएगा, तो बहुपद होगा ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों हमने जान लिया कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं। कोई बीजगणितीय व्यंजक या बीजीय व्यंजक दिया है तो बहुपद को कैसे पहचानते हैं ये जान लिया। ठीक है, बहुपद के घात में हमेशा चर का जो घात होना चाहिए, जो बीजगणितीय व्यंजक में जो चर का घात होना चाहिए, यदि वो पूर्ण संख्या है तो हम उसे कह देंगे कि वो बहुपद है। तो अब चलिए बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है, वो हम जान लेते हैं। किसी भी बहुपद में हम जैसे एक बहुपद ले लेते हैं 3x की पावर 4 माइनस 5/4 x स्क्वायर प्लस 7। किसी भी बहुपद में पहले चेक कर लेते कि बहुपद है कि नहीं है। मैंने अभी बताया कि जब भी हम बहुपद चेक करेंगे, चर हमेशा अंश में होना चाहिए। ठीक है, चर हमेशा अंश में होना चाहिए और चर का जो घात है ना वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी चर x अचर हो जाए ना, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमको अचर पे ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, हम चर पे देखेंगे, चर जो है वो अंश में है। ठीक है, अंश में है तो उसका घात कितना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या है, तो हम कह देंगे कि ये बहुपद है। अब ये बहुपद तो हो गया, अब बहुपद की घात कितनी है हमें वो पता करना है। किसी भी बहुपद में जो चर का अधिकतम घात होता है ना, वही बहुपद की घात कहलाती है। जिस चर का अधिकतम घात होता है, यहाँ पर x के पावर 4 है, तो यहाँ पर अधिकतम कितना है, 4 है, तो हम कह देंगे जो सबसे अधिक घात होगा हम कह देंगे वही बहुपद की घात है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 अधिकतम है, 2 न्यूनतम है। ठीक है, कम है, तो इसे नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो चलिए बताइए कि ये जो है बहुपद है, पहले चेक कर लेते कि बहुपद है कि नहीं है। यहाँ पर पहले सारे के सारे जो चर हैं x और y, 2 प्रकार के चर यहाँ पर आए हैं, वो सभी अंश में है। यहाँ पर चर का घात कितना है, 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, सभी के सभी पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। ठीक है, अब बहुपद की घात हमें पता करना है। अब ये सवाल ना थोड़ा टेढ़ा सवाल है। यहाँ पर तो हमको दिख रहा है यहाँ पर 5 सबसे ज्यादा, यहाँ पर 3 है, ये तो कम होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम प्रत्येक पद में देखेंगे, प्रत्येक पद, हमने ये पद ले लिया, ये पद, यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर 3 है। अगर यहाँ पर कभी भी 2 चर अगर ऐसे आ गए, 2 चर जैसे कि x y y z, या 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, यदि गुणनफल के रूप में है तो सभी के सभी चरों के घात आपस में जोड़ देते हैं। अगर वो पूरे जोड़ देते हैं, यहाँ पर जब जोड़ेंगे x और y के जब घात जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 3 = 6। ठीक है, तो ये बहुपद का हमारा घात होगा, क्योंकि ये सबसे अधिक है। तो हमारा यहाँ पर बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक देखना पड़ता है हमें, तो पहले हम देखेंगे प्रत्येक पद में देखेंगे चर का अधिकतम घात कितना है। यहाँ पर 5 देखिए, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर हम प्रत्येक पद में देखेंगे यदि 2 से अधिक चर आए हैं तो दोनों के घातों को जोड़ देंगे। यहाँ पर 6 आ गया, 6 5 से ज्यादा है, इसलिए इस बहुपद का जो घात होगा वो 6 होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमने बहुपद का घात पढ़ लिया। ठीक है, अब चलते हैं बहुपद के प्रकार पर। बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ये सब आप में पूछेगा नहीं, ये आगे आप में जो जितने टॉपिक हैं वो सारे एग्जाम्स में आते हैं। हम ये रिवीजन कर रहे हैं, क्लास 9 में आपने क्या क्या पढ़ा था, तो हम इसलिए जल्दी चल रहे हैं। अब बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो बहुपद के प्रकार जो है 2 आधारों पर बांटे जाते हैं, 2 वर्गों के आधार पर, कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। एक होता है घात के आधार पर, और एक होता है पद के आधार पर। ये 2 आधार हैं बहुपद को बांटने का। एक होता है पद के
आधार पर। तो घात के आधार पर अभी अभी हमने देखा कि घात, बहुपद का घात क्या होता है। किसी भी बहुपद में चर का जो किसी भी बहुपद में ढेर सारे पद होते हैं, तो जिस पद में चर का अधिकतम घात होगा वही पूरे बहुपद का घात हो जाएगा, सबसे अधिकतम घात। जैसे 3x+5, इसमें जो चर का घात कितना है, 1 है, तो ये घात के आधार पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या, घात के आधार पर। तो घात के आधार पर भी पहला हो जाता है रैखिक बहुपद। पहला क्या हो जाता है, रैखिक बहुपद। इसी को बोलते हैं हम एक घात बहुपद। तो यहां पर देखिए चर का घात कितना है, 1 है, तो ये रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद या एक घात बहुपद हो जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है द्विघाती। यही सबसे मेन है और यही हमको पढ़ना है आगे जाकर के, द्विघाती बहुपद। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, 3x² + 5x+6। यहाँ पर चर का जो अधिकतम घात कितना है, 2। यदि चर का सबसे अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघाती बहुपद हो जाएगा। यदि चर का अधिकतम घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद। ऐसे आगे जाएंगे तो चतुर्थ घाती बहुपद, पंचघाती बहुपद, षष्ठघाती बहुपद। ठीक है, तो ऐसे ही आता जाएगा। फिर आगे आएगा त्रिघाती बहुपद। यदि चर का अधिकतम घात, यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना था, जब भी मैं घात लिखूंगा वो अधिकतम की बात होगी। यहाँ पर अधिकतम घात कितना था, 1 था। इस बहुपद का घात कितना था, 1 था। यहाँ पर बहुपद का घात कितना था, 2 था। यदि बहुपद का घात 3 हो, तो हम कहेंगे वो त्रिघाती बहुपद है। जैसे कि 3x³ 6x² + 5x + 7√3। तो ये हमारा एक बहुपद हो गया। इसमें जो चर का सबसे अधिकतम घात कितना है, 3 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। ऐसे ही आगे आएंगे, यदि चर का अधिकतम घात 4 है तो चतुर्थ घाती बहुपद। यदि अधिकतम घात 5 है तो पंचघाती बहुपद। ये तो हो गया घात के आधार पर। अब आते हैं पद के आधार पर। तो पहला उसमें होता है पद के आधार पर। जैसे इसमें क्या था, घात के आधार पर यदि 1 घात है तो एक घाती, 2 घात है तो द्विघाती, 3 घात है तो त्रिघाती। यदि 1 पद होगा तो एक पदी, 2 पद होगा तो द्विपदी, 3 पद होगा तो त्रिपदी। तो इसमें जो पद है, एक पदी में क्या क्या होगा, ठीक है, एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। जैसे कि मैं कोई एक बहुपद लिखता हूँ, 5x² 7x + 3। ठीक है, पद क्या होता है, जो प्लस या माइनस से एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया। इसमें 3 पद है तो ये 3 पदी बहुपद हो जाएगा। एक पदी में क्या होगा, जिसमें केवल एक ही पद हो। जैसे कि 3x हो गया, 7x हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, और 5y², ये सभी एक पदी बहुपद है क्योंकि इसमें केवल एक ही पद है, तो ये एक पदी बहुपद। द्विपदी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें घात नहीं देखना पड़ता, घात कुछ भी हो लेकिन पद एक होना चाहिए। हाँ, जैसे कि 99x⁻100। ठीक है, ये भी हमारा एक पदी ही होगा क्योंकि एक ही पद है। घात कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, घात पूर्णांक होना चाहिए बहुपद होने के लिए। द्विपदी बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो। जैसे कि 5x² + 7, इसमें कितने पद हैं, 2 पद। पहला पद ये, दूसरा पद ये, तो ये द्विपदी बहुपद हो जाएगा। तीसरा त्रिपदी बहुपद क्या होगा, जिसमें पद कितने हो, 3 हो। जैसे कि ये एग्जांपल हो जाएगा मेरा 5x² + 7x + 3। यहाँ पर कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद। ठीक है, तो ये हमारा त्रिपदी। ऐसे ही आगे जाएंगे तो चतुर्थपदी, पंचपदी, ऐसे ही आता जाएगा। त्रिपदी के बाद हम कर देते हैं बहुपदी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए दोस्तों, जितना भी मैंने पढ़ाया वो सब क्लास 9th का था, वो मैंने रिवीजन करवा दिया। अब बहुपद का मान, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है, बहुपद का मान क्या होता है, बहुत ही आसान है। पहली बात तो कोई हम बहुपद ले लेते हैं, जैसे कि 5x²,
7x प्लस 3। मैंने एक बहुपद ले लिया, ठीक है। अच्छा, इस बहुपद में कितने चर आए हैं, कितने प्रकार के चर आए हैं? केवल एक प्रकार का, जो है x, ठीक है। तो हम लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है, p ऑफ x बराबर 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अच्छा, इसको ऐसे क्यों लिखा गया है? p का मतलब होता है ना पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद होता है, ये तो आप जानते हैं। x क्या है? x मतलब वो डिनोट कर रहा है ना, वो संकेत कर रहा है कि जो पॉलिनोमियल है ना वो x के रूप में है। यदि मैंने यहाँ पर कहीं p ऑफ y लिखा होता तो वो पॉलिनोमियल किस रूप में होता? y के रूप में होता। जैसे कि 5y स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3y क्यूब। देखिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो y के फॉर्म में। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, यदि x y अगर साथ आ गए तो क्या होगा? तो हम उसको ऐसे लिखते हैं p ऑफ एक्स वाई। जैसे कि 5xy स्क्वायर मान लीजिए, ये है 3x प्लस 7y। यहाँ पर x y दोनों के दोनों आए हैं, x भी आया है y आया है, तो हम कहेंगे ये जो पॉलिनोमियल है ना वो x और y के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। ये प्रदर्शित करने का तरीका हो गया कि बहुपद को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो हम बहुपद को p ऑफ के रूप में, ऑफ मतलब p ऑफ x या p ऑफ y ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा चैप्टर है ना उसमें इस टाइप के प्रश्न नहीं है, हमारा केवल एक ही सिंगल। तो आपको ना जनरली यही दिखेगा p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ z, p ऑफ t, p ऑफ a, p ऑफ b, ठीक है, ऐसे हमको दिखेगा। तो बहुपद का मान क्या होता है, ठीक है। जैसे हम पहले को पकड़ लेते हैं, इनकी कहानी हुई खत्म। ये तो मैंने समझा दिया कि ये p ऑफ x क्या होता है, इनकी हो गई कहानी खत्म, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बहुपद का मान क्या होता है। यहाँ पर जो x है ना, हम x के कुछ मान रख सकते हैं अपनी मर्जी से, या फिर बुक्स में जो दिया होगा जो सवाल में रखने के लिए, 1 रख सकते हैं, x बराबर 0 रख सकते हैं, x बराबर कड़ी में 3 भी रख सकते हैं, कोई भी मान रख सकते हैं। यानी हम x के जो मान है ना वो रियल नंबर में से कुछ भी रख सकते हैं। रियल नंबर में से, रियल नंबर क्या होता है, माइनस इन्फिनिट से लेकर के 0 फिर प्लस इन्फिनिट, इसको बोलते हैं हम रियल नंबर, ठीक है। इसमें रूट में भी आ जाएगा, इसमें दशमलव में भी आ जाएगा, भिन्न में भी आ जाएगा, ठीक है। सारे के सारे इसमें मान आ जाएंगे। जो जितने भी मान है हम यहाँ पर रख सकते हैं तो उनको बहुपद का मान निकल जाता है। जैसे कि हम यदि x बराबर 1 रखें, यदि x बराबर 1 रखें, x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ x बराबर हमने 1 रखा तो जहां पर x है वहां पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर कितना x है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, कितना होगा 1 का स्क्वायर होगा क्योंकि x का स्क्वायर है। यहाँ पर 7 गुणे 1 हो जाएगा प्लस 3, 5 गुणे या 5 डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 में गुणा 5 प्लस 7 प्लस 3, जब इनको जोड़ेंगे 7 5 12 3 15, तो ये मेरा बहुपद का मान हो गया। लेकिन बहुपद का मान x बराबर 1 पर है, ये ऐसे ही x बराबर 2 पर भी हमारा बहुपद का मान आ सकता है, x बराबर 0 पर भी आ सकता है। जब 0 रखेंगे यहाँ पर 0 डायरेक्ट तो ये मेरा 0 हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा, बचेगा 3, तो मेरा 0 पर जो मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 1 पर जो मान है वो 15 है, 2 पर भी कुछ मान होगा। तो बहुपद के बहुत सारे मान हो सकते हैं, ठीक है। तो जो ये दिया मतलब कि कोई भी रियल नंबर, मतलब कि चर है हमारा, कोई भी रियल नंबर ले लेंगे, वो रियल नंबर हम ले सकते हैं, बारी बारी रख सकते हैं, जितने भी मान आएंगे वही बहुपद के मान आ जाएंगे। तो बहुपद के ढेर सारे मान हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। हम पढ़ चुके हैं कि बहुपद का मान क्या होता है। अब हम देखते हैं कि बहुपद का शून्य क्या होता है। बहुपद का मान हमने पढ़ लिया। बहुपद के मान में हमने क्या पढ़ा, बहुपद के मान में हमने पढ़ा कि किसी भी बहुपद में जो चर आएगा वहाँ पर हम कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं तो बहुपद का कुछ मान मिलेगा। बहुपद के ढेर सारे मान हो सकते हैं, बहुपद के ढेर सारे मान हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुपद का ऐसा एक मान हो सकता है कि उसमें बहुपद 0 हो जाए, बहुपद का मान क्या हो जाए 0 हो जाए। जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 में यदि हम x बराबर 1 रखें, यदि हम x बराबर 1 रखें तो p ऑफ 1, ये हमारा बहुपद है कोई, p ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, ये हमारा एक बहुपद है।
हम यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं तो क्या मिलता है हमको, जरा देखें। ऊपर का कोई तो कोई मान मिलेगा ही हमको, ठीक है। तो 3 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 7 गुणे 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 7 प्लस 4, 4 3 7 माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ पर हमको जो बहुपद का जो मान मिला है ना P(1) बराबर 0 मिला है, ठीक है। P(1) बराबर 0 मिला है। 1 पर जो है बहुपद का जो मान है वो 0 मिला है। तो बहुपद का शून्य क्या होता है, चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का जो मान हो जाए वो 0 हो जाए, तो वही बहुपद का शून्य कहलाता है, ठीक है। जो हमने मान रखा है जिस पर कि बहुपद का मान 0 हो गया है वही हमारा शून्य कहलाता है। तो किस पर हुआ था, 1 पर हुआ था, तो हमारा बहुपद का जो शून्यक है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 को रखने पर जो ये बहुपद है ना उसका मान 0 हो जा रहा है, ठीक है। बहुपद के ढेर सारे मान होते हैं, लेकिन बहुपद का एक मान 0 भी तो हो सकता है। वो मान जो 0 है वो किस पर हो रहा है, x के किस मान पर हो रहा है, वही मान हमारा शून्यक कहलाता है, ठीक है। तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक हमको मिल गया, इस बहुपद का शून्यक 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि क्या और कोई भी मान हो सकते हैं, x के अलावा कोई और भी मान हो सकता है कि जिस पर इसका मान 0 हो जाए, तो हाँ हो सकता है। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि इसके कितने मान हो सकते हैं। यदि घात में यदि अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 शून्यक हो सकते हैं, यदि अधिकतम घात 3 है तो इसके 3 शून्यक हो सकते हैं, यदि अधिकतम घात 4 है तो उसके 4 शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुपद का एक और भी मान हो सकता है जिसको रखने पर बहुपद का जो मान है वो 0 हो जाए, ठीक है। यहाँ पर x का कोई एक दूसरा मान भी हो सकता है जिसको रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, तो वो भी बहुपद का शून्यक कहलाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे इस पर सवाल करते हैं ढेर सारे। तो पहला सवाल है कि P(x) बराबर x² माइनस x माइनस 2 है, तो इसके शून्यक क्या होंगे। दूसरा सवाल है P(y) बराबर y² माइनस 4y माइनस 5 है, तो इसके शून्यक क्या होंगे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी बहुपद के शून्यक कितने हो सकते हैं, जितने बहुपद का घात होगा उतने ही बहुपद के शून्यक होंगे। यहाँ पर बहुपद का घात कितना है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि इस पूरे बीजी व्यंजक का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इस पर भी 2 है, तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो बहुपद का घात 2 हो गया। क्योंकि बहुपद का घात 2 है इसलिए इसके अधिकतम से अधिकतम शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे, इसके भी 2 होंगे। तो चलिए शून्यक कैसे निकालेंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी बहुपद में चर राशि का वह मान जिस पर कि बहुपद का मान 0 हो जाता है वही बहुपद का शून्यक कहलाता है, वही राशि बहुपद की शून्यक कहलाती है। तो क्या हम चेक करेंगे, क्या हम सोच सोच के रखेंगे, तो हमको तो बहुत समय लगेगा। तो एक और दूसरा तरीका है, शॉर्टकट तरीका। जब भी हमको बहुपद का शून्यक निकालना होता है, ठीक है, तो हम रख देते हैं P(x) बराबर 0। यदि P(x) बराबर 0, क्योंकि बहुपद के शून्यक क्या होता है, जिसमें बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो बहुपद का मान 0 कर देते हैं, ठीक है। बहुपद का शून्यक में बहुपद का मान क्या होता है, 0, ठीक है। तो चलिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। शॉर्टकट तरीका है, क्या करेंगे, P(x) बराबर 0 या P(y) बराबर 0 या P(z) बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर x² माइनस x माइनस 2 इसका गुणनखंड हो सकता है, गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1, तो 2x प्लस x माइनस 2 बराबर 0। गुणनखंड तो आता ही होगा, तो हम बेसिक से तो चलेंगे नहीं गुणनखंड में कि गुणनखंड कैसे होता है बताइए, ठीक है, वो तो आता ही होगा। एक पद यहाँ पर यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 2 प्लस यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे, 1, तो बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। तो हमारा हो जाएगा x माइनस 2 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो x माइनस 2 बचा क्या, x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हमको x के 2 मान निकल जाएंगे। पहला x माइनस 2 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से x का मान हमको कितना मिल जाएगा, 2, या x का मान हमको -1, ठीक है। तो 2 और -1 यही हमारे शून्यक हो जाएंगे, यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यक, ठीक है। यदि हम यहाँ पर 2 रखते हैं, यदि यहाँ पर हम -1 रखते हैं, तो दोनों के दोनों स्थितियों में
जो पी ऑफ एक्स है उसका मान 0 हो जाएगा। रखिए डायरेक्ट यहाँ पर रखिए, 2 रखिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 माइनस 2, तो -4 और 4 मिलकर 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब -1 रखिए, -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 1 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 0। इसका मतलब क्या है, 2 और -1 इस बहुपद का शून्यक है। इसके अधिकतम शून्यक कितने हैं, 2 है, क्योंकि बहुपद का घात अधिकतम कितना है, 2 है। चलिए इसमें भी करते हैं। जब भी बहुपद का शून्यक निकालना होता है हम P ऑफ x P ऑफ y जिस फॉर्म में बहुपद दिया है उसके बराबर 0 कर देते हैं। यहाँ पर P ऑफ y बराबर 0 होगा। यहाँ पर P ऑफ y क्यों लिखा है, क्योंकि जो बहुपद है ना y के फॉर्म में है। यदि z के फॉर्म में होता तो हम P ऑफ z लिखते। ठीक है, तो P ऑफ y बराबर 0, इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि यही बराबर इतना है 4y - 5 बराबर 0। y स्क्वायर माइनस, अब देखिए 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5 का गुणनखंड 5 गुणे 1 हो सकता है। ठीक है, तो -5 + 1 -4 के बराबर बीच वाले टर्म के बराबर आ सकता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -5y + y -5 बराबर 0। गुणनखंड तो आता ही होगा ना, या तो होगा कभी। यहाँ से हम y का मान ले लेंगे, y - 5 + 1 का मान ले लेंगे यहाँ से, तो y - 5 यहाँ पर भी मिल जाएगा हमको। अब दोनों के दोनों जगह y - 5 का मान है तो हम ले लेंगे y - 5 × y + 1 बराबर 0। यहाँ से भी हमको 2 मान मिल जाएंगे, एक क्या -5 y - 5 बराबर 0 या y + 1 बराबर 0। तो यहाँ पर y का मान हमको मिल जाएगा 5, यहाँ पर y का मान मिल जाएगा हमको -1। ये दोनों के दोनों शून्य हो जाएंगे मेरे। यहाँ पर हमको शून्य कितने मिले, 5 और -1। यहाँ पर हमको कितना मिला था, यहाँ पर हमको मिला था 2 और -1। ठीक है, 5 और -1 का मतलब क्या है, ये क्या है, पहले ये शून्यक है। ठीक है, 5 और -1 का मतलब क्या है, यदि हम इस बहुपद में y के जगह 5 या -1 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसीलिए तो इसको शून्यक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमने जान लिया कि बहुपद के शून्यक हम कैसे निकाल सकते हैं। बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम P ऑफ x बराबर 0 या P ऑफ y बराबर 0 जिस फॉर्म में बहुपद दिया होगा, ठीक है, उसके बराबर हम 0 कर देंगे तो बहुपद का शून्यक मिल जाएगा। अब इस पर 2 तरीके के सवाल पूछ सकते हैं शून्यक पर। एक तो शून्यक खुद ही निकालना है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, एक सवाल ऐसा भी हो सकता है कि शून्यक दे दिया है उसमें और कुछ पूछ रहा है, जैसे कि पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है कि यदि द्विघात बहुपद, ठीक है, यदि द्विघात बहुपद k-1 ब्रैकेट में x² + kx + 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर शून्यक दे दिया है, अब k का मान पूछ रहा है। पहले क्या करता था, पहले बहुपद ही दे देता था और शून्यक पूछता था, अब शून्यक देकर पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल क्या है, k-1 x² + kx + 1 का एक शून्यक जो है ना -3 है। ठीक है, तो k का मान क्या होगा यही हमसे पूछा है। ये P ऑफ x बराबर है। ठीक है, इतना हमको पता है। इसके 2 शून्यक होंगे, एक शून्यक इसमें से दिया -2 क्यों होंगे, क्योंकि अधिकतम घात कितना है, 2 है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हम जानते हैं कि जो शून्यक पे ना, हम जानते हैं कि शून्यक पे जो होता है बहुपद का मान क्या होता है, 0 होता है। यदि हम यहाँ पर x बराबर -3 क्यों, क्योंकि एक शून्यक हमको पता है। शून्यक मतलब क्या होता है, शून्यक मतलब वह मान है जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए, यानी कि P ऑफ x का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, किस पर, -3 पर। यदि शून्यक पर, ठीक है, शून्यक पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, शून्यक पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो P ऑफ -3 का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि -3 क्या है, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो चलिए जहां पर x है वहां पर हम क्या रख देंगे, -3 रख देंगे। ठीक है,
तो पी ऑफ -3 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर -3 बहुपद का शून्यक है। आगे हम क्या लिख सकते हैं? आगे हम लिख सकते हैं k -1 इंटू हमने p ऑफ -3 मतलब x की जगह -3 लिया है, तो यहाँ पर भी -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस k गुणे -3 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। k -1 -3k हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा 9k -9 अंदर गुणा कर दिए, -3k प्लस 1 बराबर 0। 9k -3k 6k हो जाएगा, और -9 प्लस 1 मिलकर के -8 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, 6k बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो k का मान हमारा आ जाएगा यहाँ पर 8/6, या 2 से काट देंगे तो 4/3। ठीक है, तो k का मान हमारा पता चल गया। तो ऐसा कोई भी सवाल पूछे, आपको शून्यक दे दिया है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे? p ऑफ x बराबर 0, p ऑफ y बराबर 0। हमको हमेशा यही करना है। यदि शून्यक ज्ञात करना है तो भी करना है, शून्यक दे दिया है कुछ और पूछ रहा है तो भी करना है। p ऑफ x बराबर 0, p ऑफ y बराबर 0। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल था। तो पहला सवाल हो चुका है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 1 नंबर के लिए। सवाल क्या है? यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a+1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए सवाल क्या है नोट कर लेते हैं। सवाल है x स्क्वायर प्लस a+1 x प्लस बी, ये हमारा बहुपद है। बहुपद किस फॉर्म में है? x के फॉर्म में है, तो हम कहेंगे p ऑफ x। y के फॉर्म में होता तो हम p ऑफ y कहते हैं। इस बहुपद के 2 शून्यक हैं, पहला शून्यक तो 2 है और दूसरा शून्यक -3 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि a और b का मान क्या होगा। a और b का मान क्या होगा? तो हमको पता है, यदि कोई एक इक्वेशन दिया है, यदि इसमें 2 वेरिएबल्स हो तो हमको दो इक्वेशंस चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम 2 ले लेंगे, एक बार और एक बार -3। शून्य क्या होता है? मतलब x का वह मान या y का वह मान, मतलब चर का वह मान जिस पर कि बहुपद का मान 0 हो जाए, तो हम उसे शून्य कहते हैं। तो p ऑफ 2 बराबर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शून्यक है 2 इस बहुपद का। ठीक है, एक बार 2 ले लेंगे, एक बार -3 ले लेंगे। दोनों स्थितियों में हम बराबर 0 दिखा करके एक इक्वेशन a प्लस बी के फॉर्म में यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे, दूसरा इक्वेशन a प्लस बी के फॉर्म में या a माइनस बी के फॉर्म में जो भी है a और b के फॉर्म में यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे, और दोनों को सॉल्व करके a और b का मान निकालेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए, तो जहां जहां पर x है वहां पर हम 2 रख देते हैं। इसको ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस a+1 गुणे 2 प्लस b बराबर 0। p ऑफ 2 क्या होगा? जहां पर x है वहां पर 2 हो गया, बराबर 0 तो है ही पहले से, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा? 2 का गुणा इसमें होगा 2a, 2 का गुणा इसमें 2 प्लस b बराबर 0। ठीक है, 4 और 2 मिलकर के 6 हो जाएंगे, और 6 उधर जाएगा तो -6, तो 2a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा? -6। ये मेरा पहला इक्वेशन है। अब चलिए दूसरा इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। p ऑफ दूसरा शून्य क्या है? -3 है, तो -3 पर भी जो बहुपद का मान है वो कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि शून्य का मतलब ही होता है कि उस पर बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो p ऑफ -3 बराबर 0 होना चाहिए। तो जहां जहां पर x है वहां पर हम -3 रख देंगे। तो x की जगह -3 रखेंगे, तो -3 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस a+1 गुणे यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी -3 रख देंगे, और प्लस b बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 प्लस, हाँ चलिए यहाँ पर गुणा डायरेक्ट कर लेते हैं। -3 का गुणा इसमें करेंगे तो -3a, -3 का इसमें करेंगे तो -3 प्लस b बराबर 0। ठीक है, 9 और -3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
6 हो जाएगा। 6 माइनस 3a प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए माइनस इन दोनों को उधर लेते जाते हैं और 6 को इधर ही रहते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा 3a माइनस b बराबर 6। हमने पलट दिया है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमको मिल गए, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो क्या करें, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो b और b हमारा कट जाएगा। चलिए लिख लेते हैं इसको, प्लस b बराबर 6 और 3a माइनस b बराबर, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर 6, ठीक है। यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। दोनों समीकरण को हम जोड़ लेते हैं, तो b और b हमारा कट जाएगा, बचेगा कितना 2a प्लस 3a, कितना हो जाएगा 5a बराबर माइनस 6 और प्लस 6 0 हो जाएगा। तो a का मान यहाँ से हमको कितना मिल गया 0, ठीक है। अब b का मान, अब a का मान उठा करके किसी समीकरण में रख देंगे। चलिए इस पे रख देते हैं, a बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण क्या है 2 गुणे 0 प्लस b बराबर -6। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो b का मान हमारा कितना आ जाएगा -6, ठीक है। तो a बराबर 0 और b बराबर -6। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा विकल्प डी सही है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल था। तो हमारे 2 सवाल हो गए शून्य पर, तीसरा सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सवाल है, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस x माइनस 3a हो का एक शून्यक मान 3 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम इसको इरेज कर देते हैं। तो सवाल है p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस x माइनस 3a, और शून्यक दे दिया है कि उसका शून्यक कितना है 3 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। शून्यक इसका 3 है, शून्यक क्या है 3 है, इसका मतलब क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि शून्यक है तो उसका मतलब क्या है कि वो अगर मान रख दे x की जगह या y की जगह, तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है p ऑफ 3 पे, मतलब कि 3 पर इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। हम हर सवाल में ऐसे ही करेंगे। तो p ऑफ 3 बराबर 0 हो जाना चाहिए। अब जहां जहां पर x है वहां पर हम 3 रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3a बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 3 माइनस 3a बराबर 0। 3 कॉमन लेके कटा देंगे, तो 3 माइनस 1 माइनस a बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2 माइनस a बराबर 0 और a बराबर 2। यही हमारा मान हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सवाल था। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन हमने करा दी है शून्यक पर। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सवाल क्या है, सवाल है कि यदि x प्लस a बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है, तो बताइए कि a का मान ज्ञात क्या होगा, a का मान क्या होगा, यही हमको बताना है। तो ये सब इस सवाल का आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये जान लेते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बहुपद का ग्राफ कैसे बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से हम डायरेक्ट शून्यक बता सकते हैं कि इस बहुपद के शून्यक कितने होंगे, तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक दो क्वेश्चन सवाल यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुपद का ग्राफ कैसे बनता है हम ये पढ़ेंगे। बहुपद के शून्याकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है ये पढ़ेंगे, और फिर शून्याकों की सहायता से द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद कैसे बनाए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक सवाल अक्सर पूछ ही लेता है किसी न किसी सेट में, तो हम ये भी पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक के लिए चलते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।